हेलो दोस्तों, आपका एस स्टडी टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए हिंदी विषय पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या माखनलाल चतुर्वेदी को? जल्दी बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यमुना के पर्यायवाची हैं? कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया या ये सभी? जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन यमुना का पर्यायवाची है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यमुना के पर्यायवाची कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल कितने विराम चिन्ह होते हैं? ऑप्शन है 20, 15, 16 या फिर 14? जल्दी बताइए कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधन है? ऑप्शन दिए गए हैं चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक यंत्र या फिर रेखा चित्र। जल्दी बताइए दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत क्या आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है चलचित्र। चलचित्र एक ऐसी सामग्री है जो एक दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये भी शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? किसने यह परिभाषा दी थी? मॉन्टेसरी, मॉरिसन, फ्रॉबेल या बेलार्ड? जल्दी बताइए किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा ऐसा कहा गया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉबेल के द्वारा यह परिभाषा कही गई थी, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चांद पत्रिका के संपादक कौन है? हमें बताना है जो चांद पत्रिका है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? धर्मवीर भारती, निराला, महादेवी वर्मा या फिर प्रेमचंद्र? जल्दी बताइए किसके द्वारा चांद पत्रिका का संपादन किया गया है। महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चांद पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दही, रोटी, लोकसभा या फिर संसद? ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दही पुल्लिंग शब्द है और रोटी, लोकसभा और संसद स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? इन ऑप्शंस में हम बताना है कि किस को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या फिर ये सभी? हमें बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कसौटी पर कसना का अर्थ है? अनुभव करना, परीक्षण करना, मेहनत करना या फिर अनुमान लगाना? जल्दी बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कसौटी पर कसना का क्या अर्थ होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी,
कसौटी पर कसने का अर्थ है परीक्षण करना, किसी चीज का परीक्षण करना। ठीक है, अगला है हमारा रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, धर्मदास या केशवदास? कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जल्दी बताइए किस कवि के द्वारा रामचंद्रिका की रचना की गई है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केशवदास। केशवदास के द्वारा रामचंद्रिका की रचना की गई है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? हमें बताना है जो साकेत है वह किसके द्वारा रचित रचना है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। हमें बताना है इन सभी विधियों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयोगवाह है? ऑप्शन है अंग, आहा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से किसको हम आयोगवाह कहते हैं? आयोगवाह स्वर और व्यंजन को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। तो हमें बताना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग और आहा दोनों को हम आयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विगुण व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, नवीन विकसित या नवीन ध्वनियां। और अगला ऑप्शन है इन सभी को। द्विगुण व्यंजन को अन्य और किस नाम से हम जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी नामों से हम द्विगुण व्यंजन को जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया? इन्होंने विराम चिन्हों की कितनी संख्या बताई है? 20। तो इनके अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, अरबी या फ्रेंच भाषा? जल्दी बताइए किस भाषा से लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंग्रेजी, और हिंदी का एकमात्र विराम चिन्ह है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा? पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, कारक, धातु या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, कारक या फिर धातु? क्या कहते हैं क्रिया विशेषण के, क्रिया के मूल रूप को? क्रिया के मूल रूप को हम धातु के नाम से जानते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है वह क्या कहलाता है? धातु। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? जल्दी बताइए, जो वाच्य है उनके कितने भेद होते हैं? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए? वाच्य के कितने भेद होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किताब किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या इनमें से कोई नहीं? हमें बताना है कि किताब किस प्रकार का शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रूढ़ शब्द। क्योंकि जब हम इसके वर्णों को अलग अलग करते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? लिपि, वर्ण, शब्द या वाक्य? जल्दी बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था। तो चलिए हम अपना वीडियो क्लोज कर रहे हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।